डियर स्टूडेंट्स, आज आपका +1 का ये आपका सेकंड वो है लेक्चर है आपका। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया है, आपके साथ हमने कल बात की थी प्राइमेट जो आरंभिक मनुष्य पाए गए थे, जो कि आपके 360 से लेके 240 लाख वर्ष पूर्व पाए जाते थे। उसके बाद होमोनाइड जो कि 240 के लाख वर्ष पूर्व पाए जाते थे। उसके बाद होमोनिड जो कि 56 लाख वर्ष पूर्व पाए जाते थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेक्स उनके बारे में बात की थी। उसके बाद होमो जो थे वो 25 लाख वर्ष पूर्व पाए जाते थे। फिर होमो की आगे मैंने 3 ब्रांचेस के बारे में आपके साथ बात की थी, जिसमें होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। और मैंने आपसे ये बात की थी कि हम जो आधुनिक मानव है उसके जो पूर्वज हैं वो होमो सेपियंस हैं। होमो सेपियन लगभग आज से 1.5 लाख वर्ष पूर्व जो अस्तित्व में आए थे। उसके बाद हमने चर्चा की थी, आपके साथ बात की थी कि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और प्रतिस्थापना मॉडल। तो मैंने आपके साथ बात की थी कि प्रतिस्थापना मॉडल का अर्थ ये है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मनुष्य का जो विकास है वो या उत्पत्ति है वो एक स्थान से हुई और उसके बाद वो अलग अलग स्थानों पे गए। तो उनका तर्क ये है कि इनके समानता पाई गई है, सभी जो जीवाश्म पाए गए हैं तो इनमें समानता पाई गई है। तो इससे पता चलता है कि वो एक ही स्थान से अलग अलग स्थानों पे गए हों। और दूसरा है कि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, जिसका मतलब है कि जो विकास है वो ना केवल एक स्थान पे हुआ, लेकिन यूरोप, एशिया और मध्य एशिया, यहाँ सभी में एक समान बराबर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग एक ही समय में हुआ है। इनका मानना है कि थोड़ा बहुत इनमें जो आपके अवशेष हैं इनमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ही है। तो इससे लगता है कि जो हर जगह जो विकास एक ही समय में अलग अलग स्थानों में विकास हुआ है। उससे आगे बात करते हैं हम। आगे जो होमो थे उनकी 2 ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। एक है होमो हाइडेलबर्गेंसिस, ठीक है, और दूसरा है होमो निएंडरथैलेंसिस। देखिए, इसमें टेंशन या इसमें आप वो वाली बात नहीं है, इसको याद करने के लिए कोई सिंपल सी बात है। जो जीवाश्म, जो अवशेष, जो जीवाश्म हमें जर्मनी के हाइडेलबर्ग से मिले हैं 1858 ईस्वी में, और वो है लगभग 8 लाख वर्ष पुराने। तो उनको जो वहाँ पे जो अवशेष मिले हैं या उनको वो जो प्रजाति थी उसको हमने नाम दे दिया है होमो हाइडेलबर्गेंसिस, ठीक है ना। हाइडेलबर्ग वो जो स्थान है उसका नाम डाल दिया है साथ में। इनका जो मस्तिष्क है वो बड़ा है, हाथ पैर और जबड़े जो काफ़ी भारी हैं, और इनका ये जो था ये गुफाओं में रहते थे और इनमें भाषा का विकास नहीं हुआ था। और जो दूसरे हैं होमो निएंडरथैलेंसिस, इसमें भी कुछ नहीं है। जो जर्मनी के निंडर वैली में जीवाश्म मिले हैं वो मिले हैं 1854 ईस्वी में। उनका जो जीवाश्म है और वहाँ जो स्पीसीज पाई गई उसको नाम दिया गया है होमो निएंडरथैलेंसिस, ठीक है। और ऐसे ही जीवाश्म जो उनके जैसे जीवाश्म जो है वो अलग अलग स्थानों जैसे यूरोप में भी मिले हैं, पश्चिमी और मध्य एशिया में भी मिले हैं। इनका जो था कद में ये थोड़े छोटे थे और सिर जो थोड़ा इनका बड़ा था, नाक जो इनकी चौड़ी थी, और ये भी गुफाओं में रहते थे। एक बात इनको ये अलग उनसे अलग करती है कि इनको आग के बारे में जानकारी थी और ये जंगली फल जो थे वो खाते थे, और शिकार में ये जो शस्त्र थे, जो औजार थे, उसका प्रयोग जो थे वो करते थे। और क्या करते थे, इसमें एक और अलग बात इनको अलग करती है कि ये जो अपना मृतक था उसका जो शव था उसको सम्मान सहित दफन करते थे। अब बात आप में से कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि हमें कैसे पता जी जंगली फल खाते थे, ये आग जलाते थे या ऐसा करते थे वैसा करते थे। तो अगर जो इनकी गुफा है जहाँ ये जो वैली है
जहाँ पे इनके जीवाश्म मिले हैं तो वहाँ पे ऐसे सबूत मिले हैं कि ये फलों की गुठलियाँ या कुछ उनसे संबंधित जो अवशेष हैं, तो उनसे ये आइडिया लग जाता है कि ये लोग जो थे वो जंगली फल का भी प्रयोग करते थे। और अग्नि के साक्ष्य मिल जाती हैं, जैसे कोई आग जलाई हो तो कोई कोयला रह जाता है, राख रह जाती है, उससे पता चल जाता है। और उनके औजार वहाँ पे मिले हैं, उनसे ये जानकारी मिल जाती है कि ये लोग इसका प्रयोग करते थे। अब जो इसके आगे की बात है कि जो आरंभिक मनुष्य थे उनका समाज प्रारंभिक समाज कैसा था। तो जो आरंभिक समाज था, जो भी आपके इर्द गिर्द जो जानवर पाए जाते हैं या कोई भी है जो जीव जंतु है, तो उसका जो फर्स्ट उद्देश्य होता है, फर्स्ट मोटिव होता है, वो होता है भोजन प्राप्ति। सबसे पहले भोजन आता है, क्योंकि भोजन जो जीने के लिए आवश्यक है। तो आदि मानव जो थे उनका भी पहला जो मेन मोटिव था वो था भोजन। ठीक है, तो भोजन में वो सबसे पहले क्या करते थे, संग्रहण मतलब उन्होंने शुरू कर दिया। और जीवों से इनको इस प्रकार से अलग कर सकते हैं, जैसे अगर कोई और जानवर है तो वो जितना उधर होगा उतना खाएगा और चला जाएगा, लेकिन वो जो मानव थे, जो आदि मानव थे, वो क्या करते थे, संग्रह कर लेते थे। जब खा भी लेते थे, थोड़ा साथ में ले जाते थे कि तभी कभी खाने के लिए नहीं होगा तो वो चीज़ें खा लेंगे। और इन में क्या था कि उनको कृषि का जो ज्ञान नहीं था, और ना ही वो पशुपालन जो था उसका करते थे। और जो संग्रह करते थे, इसमें आप बीज, गुठलियाँ, फल, कंदमूल इत्यादि जो वो इकट्ठा करते थे। और जो हड्डियाँ वगैरह के जीवाश्म जो बड़ी संख्या में मिले हैं, और जो पौधे के फॉसिल हैं वो कब मिले हैं, तो इसका मतलब है कि वो मांस पे ज़्यादा डिपेंड थे। और ऐसा ये एक इतिहासकारों का मत है कि जो पुरुष लोग थे वो शिकार के लिए चले जाते थे, और जो बच्चे वगैरह थे वो इन संग्रह जो करते थे, इन चीज़ों का संग्रह जो वो करते थे। अब आगे अपमार्जन होता है, जैसे कोई भी चीज़ है उसको सीधे नहीं खाना, उसको साफ करके खाना। मान लो कहीं पे कोई फल फ्रूट मिल गया या कोई पुराना मांस मिल गया कहीं पे, तो वो उसको क्या करते थे, पहले साफ करते थे, पानी के साथ धो के साफ करते थे, उसके सफाई करके उसको खाते थे। जैसे खुद मार लिया जानवर या किसी और जानवर ने मारा हुआ है, या अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े, चूहे इत्यादि वो सभी कुछ खाते थे। तो इनको साफ करके, अपमार्जन मतलब साफ करके खाते थे। अब इसके अगली जो इसमें है शिकार। तो शिकार का ये है कि जो छोटे जानवर थे उनका शिकार तो पुरुष लोग वगैरह जो पुरुष थे वो अकेले कर लेते थे, अकेले भाग जाते थे उनके पीछे और उनका शिकार करते थे। और लेकिन जो बड़े जानवर थे, जैसे आपके बड़ी भैंसें, जंगली भैंसें, जिनको बाइसन कहा जाता था, बाइसन अभी भी अमेरिका में भी पाई जाती, बड़ी बड़ी भैंसें होती हैं जंगली भैंसें, उनको बाइसन कहा जाता है। या रीछ हो गए, गैंडे हो गए, इनका जो शिकार करने के लिए उनको बांध लेते थे, औजारों की आवश्यकता पड़ती थी, तो इसमें वो ग्रुप में करते थे शिकार। और बाद में इन्होंने क्या किया कि कुत्तों की मदद लेने शिकार में शुरू कर दी। तो शिकार में के जो पहले सबूत मिलते हैं, जो अवशेष मिलते हैं जो शिकार के, वो हैं इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोवर, जर्मनी में शिनंजन, यहाँ साक्ष्य मिलते हैं। और चेक गणराज्य में एक नदी है दोलनी, वेस्तोनाइस, यहाँ पे जो योजनाबद्ध शिकार के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि नदियों के किनारे जो थे वो जानवर जो पानी पीने आते थे, तो यहाँ उनको वो घेर के उनका शिकार करते थे। या फिर बर्फ़ में जब बर्फ़ पड़ जाती थी तो उनकी गुफाओं में जो आने जाने के रास्ते थे, वहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से उनका शिकार करते थे। और ये होता था कि बड़े हिस्से जो थे, जैसे उनको वहीं खा लिया जाता था, और बाकी उनका पीसेस जो थे वो गुफाओं में ला के उसको खाते थे, क्योंकि गुफाओं में जो हड्डियाँ मिली हैं वो छोटे जो उनके अंग हैं उनकी हड्डियाँ मिली हैं, रीढ़ की हड्डी इत्यादि जो बड़ी है वो उनको गुफाओं में नहीं मिली हैं। और इनका एक और था मछली पकड़ना। तो मछली जो थी वो हाथ से ही पकड़ते थे, लेकिन बड़ी मछली पकड़ने के लिए वो छोटी मछलियों के लिए हाथ से या कांटे का प्रयोग कर लेते थे, और जो बड़ी मछली उनके लिए हारपून होता है। एक आपने डिस्कवरी चैनल में भी देखा हो, एक
औजार जैसा होता है, उसको ऐसे दूर से मार के वो मछली को पकड़ते थे। अब उनका अगली जो बात थी उनके निवास स्थान। तो निवास स्थान में ये है कि अलग अलग जगहों पे इसके जो सबूत मिले हैं, जैसे कीनिया में एक है कोलंबे और ओलो जेसाइली, ये अलग अलग जगह पे इनके साक्ष्य मिले हैं जो कि 7 लाख से 5 लाख वर्ष पुराने हैं। और सबसे पहले जो मनुष्य था वो पेड़ पे ही रहता था। तो पेड़ पे क्या होता था, उसको फल फ्रूट वगैरह मिल जाते थे और अंडे वगैरह मिल जाते थे पक्षियों के, उनको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हाँ, पेड़ों में उसके जो कंपटीशन में थे वो बंदर, लंगूर, तेंदुए वगैरह जो थे उनके साथ उसका संघर्ष रहता था। और यहाँ पे क्या होता था, उसको सर्दी में या भारी बारिश में या तूफान में यहाँ पे रहना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था। उसके बाद मनुष्य ने क्या किया कि गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। तो गुफाओं में जब रहने लगे तो इसको क्या, तो एक तो सर्दी गर्मी से बचाव हो जाता था, जंगली जानवरों से भी बचाव हो जाता था, और क्या होता था गुफाओं में पानी रिसता रहता था, तो पानी के लिए भी जो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था, गुफाओं में पानी का रेंज भी हो जाता था। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध गुफा है वो दक्षिणी फ्रांस में मिली है, लेज़ेरेट गुफा, जिसका साइज 12 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। और इसमें हमें अलग अलग जो बीजों की गुठलियाँ और पक्षियों के अंडे इत्यादि इनके अवशेष मिले हैं। और उसके बाद गुफाओं के बाद मनुष्य ने शुरू किया झोंपड़ियों में रहना। और झोंपड़ियों में रहना जो उसने 1,25,000 वर्ष पहले शुरू किया था। और इसके जो सबूत हैं आपको हमें मिले हैं वो दक्षिणी फ्रांस में टेरा अमाटा, इसमें घास फूस की जो झोंपड़ियाँ बनाने के अवशेष मिले हैं। और उनको जो झोंपड़ियाँ बनाने के लिए पत्थरों, बड़े बड़े पत्थरों का सहारा दिया जाता था। और यहाँ पे चूल्हे वगैरह भी इनके द्वारा बनाए गए थे। और अब इसके बाद धीरे धीरे उनका अग्नि का भी इनके साथ लिंक जो था वो शुरू हो गया। अग्नि का आविष्कार भी हो गया, जिसके सबूत पहले मिले हमें कीनिया में, चेसुवांजा में और दक्षिण अफ्रीका में स्वाट फ्रांस में यहाँ मिले हैं, जिसमें कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे आग जलाई जाती थी। और ये 14 लाख वर्ष पूर्व यहाँ के सबूत हैं। और आग जलन से इनको क्या फ़ायदा हुआ, एक तो रोशनी होगी गुफाओं में, और जंगली जानवरों से भी इनकी सुरक्षा होने लग पड़ी, और सर्दी से भी बचाव हो जाता था आग से, क्योंकि गर्मी मिल जाती थी आग से। और क्या होता था एक कि भोजन पका के खाना संभव हो गया इससे, और जब पकने लगा भोजन तो स्वाद भी बढ़ गया। तो इसके बाद विकास क्रम में जो अगला था वो था औजारों का निर्माण। तो जो औजार थे मनुष्य द्वारा जो बनाए गए थे औजार थे, उसमें सबसे पहले उन्होंने बनाए थे हस्त कुठार। हस्त कुठार मतलब आप समझ लो कि हमारी अपनी भाषा में जोंटू, और एक्सेस जो जिसको कहते हैं हैंड एक्सेस, ठीक है, उनका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद गंडासे वगैरह प्रयोग किए जाते थे, जैसे तंजानिया में मिले हैं इसके अवशेष, ओल्डबर्ग गोर्जे में। और इसका प्रयोग किया जाता था मांस काटने के लिए या छोटे हिस्से करने के लिए, मांस के को छोटे हिस्से करने के लिए किया जाता था। और जो बाद में 35,000 वर्ष पूर्व जो है वो भाले और तीर कमान के भी अवशेष मिले हैं। और 21,000 वर्ष पूर्व सिलाई की सुई के अवशेष मिले हैं। और ये सुई जो थी हड्डियों और हाथी दांत से के औजारों से बनाई जाती थी, इनसे ये सुई बनाई जाती थी। और इससे ये पता चलता था कि इन्होंने अब सिल के जो कपड़े जो सिलना शुरू कर दिया था, सिल के कपड़े लगाना शुरू कर दिया था। अगला जो विकास क्रम है इनका, फिर भाषा आ गई, फिर धीरे धीरे इनका भाषा भी इनका शुरू हुआ। तो शुरू में जो भाषा जो बात शुरू की तो
वो होमोनिड के समय में शुरू हुई। तो उसमें ये था कि आने के लिए या जाने के लिए इशारा जो था वो शुरू हुआ, और उसके बाद थोड़ा बहुत गुनगुनाने लग पड़े या अपनी आवाज़ें निकालने लग पड़े, बुलाने के लिए कैसे बोलना, भेजने के लिए कैसे बोलना। तो ये भाषा के धीरे धीरे इनका शुरुआत शुरू हुई। पहले मतलब हाथ इशारों की भाषा पहले शुरू हुई, उसके बाद धीरे धीरे ध्वनियों का इन्होंने प्रयोग करना शुरू किया और इनका भाषा का विकास शुरू हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि 2 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ, कुछ का मानना है कि 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, मेन बात है इसकी फ़ायदा क्या हुआ। एक तो शिकार करने में इसका बड़ा लाभ हुआ कि शिकार करने में वो योजना बनाने लगे, जैसे जंगली जानवरों के प्रति इनकी जो जानकारी थी वो एक दूसरे से साझा करने लगे, और कौन सा जानवर की कैसी प्रकृति होती है, शिकार में किसको कैसे डील करना है उसके बारे में बात करने लगे, और औजार शिकार में कैसे औजार प्रयोग करने हैं उस पर बात करने लगे, और मारे गए जानवरों के प्रतिबंधी इसमें भी चर्चा ये करने लगे। फिर आश्रय बनाना हो तो झोपड़ी बनाने के लिए कैसे बनानी चाहिए, कौन सा स्थान सुरक्षित है, कौन से काम रह सकते हैं कहीं पे, उसमें आप मतलब जंगली जानवरों से किस प्रकार सुरक्षा करें, ये विचार विमर्श जो इनका आपस में शुरू हुआ। फिर कला के लिए बोल रहे तो हम चित्रकला शुरू हुई। तो चित्रकला क्या थी, ये अपनी गुफाओं की जो छतों या दीवारों पे ये थोड़े बहुत चित्र बनाते थे, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूर्य, चांद, तारे, नदियाँ की चित्र बनाते थे। जिसके जो स्पेन में अल्टामीरा गुफा, फ्रांस में लेस्काक्स और गोल्टेशेबे, इनमें जो गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं। इनमें एक कहानी है, एक मतलब कहानी कह सकते हो कि एक घटना हुई है जो अल्टामीरा वाली गुफा है इसमें, कि एक वहाँ पे खुदाई का काम चला हुआ था, और मार्सेलिनो सेंज वो जो थे वहाँ पे पुरातत्वविद लगे हुए थे, तो उनकी बेटी थी साथ में। तो उसने बेटी ने उनको बोला, पापा देखो, वो छत पे बोला कि वो देखो कि बैल है वहाँ पे एक। तो पापा पहले हंसते वैसे मजाक में ले गए, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि वाकई वहाँ पे कोई कलाकृति बनी हुई है, और उसमें रंग नहीं प्रयोग किया, वहाँ पे कोई पेस्ट लगाया हुआ है, और वो जो थी वो बहुत बड़ी एक खोज सिद्ध हुई, और ये चित्रकला के बारे में वहाँ से भी ज़्यादा जानकारी मिली। फिर आई मूर्तिकला। तो मूर्तिकला में जो अधिकांश जो इन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं वो स्त्रियों की बनाई हुई हैं, क्योंकि स्त्री को वो जननी स्त्रोत समझते थे, यहाँ से मनुष्य जो आगे संतति उत्पन्न होती थी, तो इससे संबंधित ज़्यादा मूर्तियाँ हैं। इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन ये एक लास्ट टॉपिक है, इसको कंक्लूड कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर भी हो जाएगा। वो है हाजदा समूह। हाजदा समूह जो था वो एक छोटा समूह था जिसकी खोज की थी जेम्स वुडबर्न ने। इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी है इसके बारे में। ये लोग रहते थे लेक अलियासी, एक झील है लेक अलियासी, इसके आसपास के जो सूखी और चट्टानें हैं वहीं पर ये लोग रहते थे। और यहाँ पे एक्चुअली रहने का कारण ये था कि यहाँ पे एक सवाना घास आपने जियोग्राफी में भी देखी हुई, काफ़ी बड़ी बड़ी घास होती है, और कांटेदार झाड़ियाँ थी और पौधे पाए जाते, वहाँ एक ऐसे इलाके में रहते थे। और यहाँ पे बड़े सारे जानवर आते थे, यहाँ पे पानी पीने के लिए भी यहाँ स्रोत था, तो वो उनका शिकार करते थे और बेसिकली ये यहाँ रहते थे। और ये माना जाता था कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो वो शिकार करते थे। लेकिन ऐसा इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, वो इस तरह शिकार नहीं करते थे कि किसी जीव का पूरे ख़त्म कर दें, वो उनकी संतुलन बनाए रखते थे। और यहाँ रहने का इनका मेन मकसद ये था कि यहाँ पे बड़ी संख्या में वो जो जब गर्मी का सीजन होता था, पानी सूख जाता था, तो वहाँ पे उस वक्त जो फल इत्यादि सूखे में मौसम में भी यहाँ पे जो शहद, मधुमक्खियाँ और सुंडियाँ वगैरह जो थे वो मिल जाती थी, वो उनको बड़ी चाव से खाते थे। और बाकी यहाँ पे रहने का इनका जो मेन कारण था कि यहाँ शिकार ज़्यादा था और रहने के लिए भी काफ़ी अच्छा था, मतलब यहाँ पे इनको भोजन की कमी नहीं आती थी। तो यहाँ पे ये अपना कंदमूल फल वगैरह इकट्ठा करते थे, और 80% जो साग सब्जियाँ और 20% था वो मांस इत्यादि थे प्रयोग करते थे। लेकिन इसमें यह था कि कभी भी जमीन और संसाधन पे अधिकार नहीं समझा जाता था, कोई भी कहीं भी किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकता था। तो ये इसका लास्ट टॉपिक था। तो इसके साथ आपका ये
पहला चैप्टर ख़त्म है। तो इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं ग्रुप में उनके लिए टेंशन की बात नहीं है, ये वीडियो मैं आपको दोबारा भी डाल दूंगा। और जो बच्चे जुड़ चुके हैं तो ये अपनी बुक्स का अरेंज कर लें और इसको पढ़ें, एक बार 2 बार पढ़ें तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। उसके बाद वीडियो भी देखते रहें तो ये और क्लियरिटी होगी। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।